हम सब का, यानी कि हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है और हर कोई अपने सपने को पाना भी चाहता है, उनको पूरा भी करना चाहता है। लेकिन कई बार ये इतना आसान नहीं होता। हम में से बहुत से तो इस सफ़र को बीच में ही छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं। अगर आपने भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन को फेस किया है तो ये स्टोरी आपके लिए ही है। ये कहानी है महान बीथोवन की। आई एम श्योर आपने बीथोवन का नाम पहले भी कई बार सुना होगा। आज हम उनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जानते हैं। दरअसल उनकी आंखों में, उनके जहन में एक सपने ने घर कर लिया था और वो सपना था उन्हें टॉप का संगीतकार बनने का, यानी कि बेस्ट म्यूजिशियन बनने का। और ये सपना उनके अंदर आया कहाँ से? दरअसल मैं आपको उनके जन्म के बारे में बताता हूँ। पहले उनका जन्म 16 दिसंबर 1770 ईस्वी को सिटी ऑफ बोन जर्मनी में हुआ था। और उनके दादाजी थे वो म्यूजिशियन थे और अपने दादाजी से इंस्पायर होकर उन्होंने म्यूज़िक के प्रति अपनी जो इच्छा थी वो जाहिर की। और बचपन में उन्हें एक बीमारी हुआ करती थी जिसका नाम था डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चा सम नहीं कर पाता और जैसे कि शब्द होते हैं वो याद नहीं कर पाता, वर्डों को याद रखने में उन्हें दिक्कत होती है। और अगर बीथोवन की बात की जाए तो स्कूल टाइम में उन्हें वायलिन तक पकड़ना नहीं आता था। ऐसे हुआ करते थे महान बीथोवन। लेकिन उनके पिता ने उन्हें म्यूजिक सिखाना शुरू किया क्योंकि उनके पिता भी एक म्यूजिशियन थे और उनके पिता उन्हें गलतियों पर पीटा करते थे। 10 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला म्यूजिकल टीचर मिला जिसका नाम था क्रिस्टिन जी नीफे। 12 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली जो कंपोजिशन थी वो पब्लिश कर दी। बीथोवन अपने जन्म स्थान को छोड़कर वियना चले गए क्योंकि उस समय म्यूजिक की जो राजधानी थी वो वीना को ही बोला जाता था, क्योंकि वियना में मोजार्ट, जोसेफ हैडन जैसे म्यूजिकल गुरु थे जो म्यूजिक सिखाते थे। तो बीथोवन को अपने जन्म स्थान को, अपनी माँ को और अपने सोनाबी पिता 2 भाइयों को छोड़कर 17 साल की उम्र में वीना यानी मोजार्ट के पास म्यूजिक सीखने के लिए जाना पड़ा। उन्होंने म्यूजिक सीखना शुरू किया और थोड़ी प्रसिद्धि भी पाई। हालांकि पहले वो थोड़ा बहुत म्यूजिक जानते थे लेकिन वियना में वो उन दिनों काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। एक दिन 1798 में एक्सीडेंटली वो गिर पड़े। जब उनको होश आया तब उनकी सुनने की शक्ति जा चुकी थी। हालांकि समय के साथ थोड़ी रिकवर तो हुई लेकिन वो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई उनकी बीमारी भी बढ़ती गई, वो बहरेपन का शिकार होते गए। एक इंसान जिसका सपना म्यूजिशियन बनने का है और उसे म्यूजिक ही सुनाई ना दे, वो अंदर से बुरी तरह टूट चुके थे। उन्हें जिंदा रहना एक सजा लगने लगी थी। उन्होंने खुद को खत्म करने के बारे में सोचा लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। वो इन सब से जूझ ही रहे थे कि थोड़ा सा टाइम निकला था। तभी उन्हें एक चिट्ठी मिली जो उनके घर से आई थी। उसमें लिखा हुआ था कि उनकी माँ की तबीयत बिगड़ गई है। जब तक बीथोवन घर पहुंचे उनकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। शराबी पिता और दोनों भाइयों की जिम्मेदारी अब बीथोवन पर आ गई और फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के कारण वो और भी हताश हो गए। और साथ ही उनकी माँ जो उनका बहुत ख्याल रखा करती थी, उनका साथ दिया करती थी, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब पैसे कमाने और म्यूजिक सीखने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा और इसलिए वो वापस वीना में मोजार्ट के पास आ गए। और आते ही उन्हें एक और सदमा लगा, वो ये कि उनके गुरु मोजार्ट उनकी गैर हाजिरी में इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। बीथोवन बुरी तरह से टूट चुके थे लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपने सपनों को याद किया, उन्हें और मजबूत बना लिया। उन्होंने जोसेफ हैडन से म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। अपनी तमाम ऑब्स्टिकल्स को बीथोवन ने अपना हथियार बना लिया। 1814 में जब वो बिल्कुल बहरे हो चुके थे, बहरेपन भी उन्हें नहीं रोक पाया और ज़्यादा मेहनत करने लगे और ज़्यादा मोटिवेट रहने लगे। और उन्होंने अपने ज़िंदगी के अंतिम 10 वर्षों में मोस्ट फेमस कंपोजिशन सिम्फनी 9 और मिसा सोलेमन्स, जब वो बिल्कुल बहरे थे तब उन्होंने इन्हें पब्लिश की थी। और ये उनकी मोस्ट फेमस कंपोजिशंस थी जिन्हें आज भी बहुत याद किया जाता है। और बीथोवन ने क्लासिकल म्यूजिक और रोमांटिक म्यूजिक को कनेक्ट कर दिया जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। हाँ, इन्होंने कई नई रचनाएं भी की, यानी उस समय की रचनाओं से हटकर कुछ रचनाएं की, लेकिन लोगों को कुछ नया कभी पसंद नहीं आता, इसलिए लोगों ने इनकी आलोचना भी की। लेकिन इस क्रिटिसिज्म से वे रुके नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहे। उनके नए और बेस्ट म्यूजिक के लिए उनके सम्मान में सिटी ऑफ बोन में 1845 में उनका स्टैचू बनाया गया है। ये जर्मनी में किसी म्यूजिशियन का पहला स्टैचू था और साथ ही बीथोवन हाउस म्यूजिशियन भी बनाया गया। बहरा होने के बावजूद भी वो म्यूजिक का बादशाह कहलाए। उनके 2 इंस्पिरेशनल कोट्स हैं, नथिंग इज मोर इंटॉलरेबल देन टू हैव एडमिट टू योर सेल्फ यूर ओन एरर्स। उनका कहने का मतलब है कि अपनी खुद की गलतियों को स्वीकारने से ज़्यादा दुखद या असहनीय कुछ भी नहीं है। हर कोई लाइफ में गलतियां करता है, इंसान है ही गलतियों का पुतला। अगर आपसे भी कभी कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार कीजिए, वह गलती दोबारा ना करने का प्रण लेकर एक नई शुरुआत कर दीजिए। हम लोगों को क्रिटिसाइज करने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाते। दरअसल बीथोवन का ये कोर्स हमें अपने अंदर झांकने के बारे में कहता है कि पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, उसके बाद हमें दूसरों की गलतियों को ढूंढना चाहिए। पहले हमें अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें ठीक करना चाहिए। और दूसरा बात है कि
It is my wish that you may have a better and freer life than I have had. Recommend virtue to your children. It alone, not money, can make them happy. I speak from experience. This was what held me in time of misery. उनके कहने का मतलब है कि मैं आशा करता हूँ कि आपके पास मुझसे भी बेहतर आज़ादी वाला जीवन हो, और मैं तुम्हारे बच्चों में सद्गुण की कामना करता हूँ, यानी कि उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। अकेला पैसा, सिर्फ पैसा ही हमें वो सच्ची खुशी नहीं दे सकता। मैं ये सब अनुभव से कह सकता हूँ। एक चीज़ थी जिसने मुझे दुख के समय में रखा, यानी कि पैसा। सिर्फ पैसा, प्रसिद्धि होती है, यही हमें दुख के समय में रखती है। इसी से हम दुखी होते हैं, इसी के खोने का डर हमें रहता है, इसी के कमाने के पीछे हम लगे रहते हैं। आप अपने परिवार को समय दीजिए, वरना आप भी मेरी तरह पछताओगे। ये कोट्स बीथोवन ने एक भाई, एक दोस्त के रूप में लिखा है। उन्होंने ये इसलिए लिखा क्योंकि जब बीथोवन वीना में थे तब उनकी माँ चली गई, जिससे वह सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। और जब वे बोन पहुँचे अपने माँ के पास, तो उनके गुरु जो वीना में थे वो गुजर गए, जिनके साथ वो हार्टली जुड़े हुए थे। बीथोवन अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को अपना कीमती टाइम नहीं देते थे, वो बल्कि अपनी ज़िंदगी, अपना परिवार, सब कुछ म्यूजिक को ही मानते थे। इसलिए वे कहते हैं कि आप अपने परिवार को अपना समय दीजिए, अपना कीमती समय दीजिए। बीथोवन के टाइम में सिर्फ चिट्ठी हुआ करती थी, लेकिन आज के इस टाइम में बिजी इरा होने के बाद भी, बिजी युग होने के बाद भी, इतनी व्यस्तता होने के बाद भी हमें 5 मिनट अपनी फैमिली के लिए निकालनी चाहिए। एक टाइम ही है जो हम अपने परिवार को दे सकते हैं। दरअसल हमारे परिवार वाले हमसे सिर्फ टाइम ही मांगते हैं, और ऐसा ही बीथोवन ने कहा है, क्योंकि बीथोवन टॉप पर पहुंचने में इतने व्यस्त थे कि वह कभी भी अपने आप को, अपने परिवार को टाइम ही नहीं दे पाए। इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा? एक ऐसा इंसान जो डिसलेक्सिया बीमारी से पीड़ित था, जिसे ठीक से बोलना तक नहीं आता था, जो वर्डों को जोड़ भी नहीं पाता था। एक ऐसा इंसान जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो भी उसकी दुनिया से चला गया, यानी कि बीथोवन की माँ। दूसरा, बीथोवन के गुरु, जिनसे वो हार्टली जुड़ा हुआ था, इमोशनली कनेक्टेड था, जिससे वो म्यूजिक सीखा करता था, वो भी उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन इसके बावजूद वो टूटा नहीं। फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने के बावजूद भी वो अपने सपने को पाने के लिए जिद पर अड़ा रहा। और बीथोवन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल, उसका बहरापन, भी उसे कभी नहीं रोक पाया। वो बहरा होने के बावजूद भी दुनिया को म्यूजिक का एक नया अंदाज सिखा गया। लुडविग वॉन बीथोवन को जर्मन म्यूजिक कंपोजर एंड पियानिस्ट के रूप में जानते हैं, दुनिया के सबसे फेमस इंसान के रूप में जानते हैं। हम सब भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इन्हीं बहानों का सहारा लेते हैं। दरअसल ये जो ऑब्स्टिकल्स जो बीथोवन की लाइफ में आए हैं, वो हमारी लाइफ में भी हैं, लेकिन बीथोवन ने उन्हें अपना हथियार बनाया। लेकिन हम में से बहुत से इन्हीं बहानों में फंस कर रह जाते हैं। हमें बीथोवन की इसका स्टोरी से ये सीख लेनी चाहिए कि इन छोटे छोटे बहानों को नज़रअंदाज करके हमें भी अपने सपने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। लुडविग वॉन बीथोवन के जीवन पर एक बुक भी लिखी गई है, जिसका नाम है ए लाइफ फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, कंपोजर बायोग्राफीज बाय हार्ली हिस्ट्री। ये बुक चाहें तो आप अमेज़ॉन से या कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। बाकी हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप वहाँ से चेकआउट कर सकें। आई होप गाइज इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहें, या आपकी भी कोई स्टोरी है, या आप डिप्रेशन में हैं, आप कोई बात हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। होप गाइज आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग।